नमस्कार बच्चों। आज हम कृतिका भाग 2 में संकलित शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कहानी माता का अंचल का अध्ययन करेंगे। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव व बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति भी हुई है। साथ ही लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है और हमें इस कहानी के अंत में यह भी दिखाई देता है कि एक बच्चे के लिए माता का विशेष स्थान होता है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसका अपने पिताजी से बहुत लगाव था। वह पिताजी के पास ही वो बच्चा सोता, उसके साथ ही बैठता, उनके साथ ही उठता। पिताजी उसे नहला धुलाकर माथे पर भभूत लगाकर अपने साथ पूजा पर भी बिठा लेते थे। भभूत लगाने तथा लंबे लंबे बाल होने के कारण पिताजी उसे भोलानाथ भी कहते हैं। बच्चों, भभूत का अर्थ तो आपको पता ही होगा। भभूत होती है राख, जो कि कई बार हम घर में बच्चों के लगा भी देते हैं। वह अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहता था। भोलानाथ के पिताजी जब रामायण पाठ करते तो वह उनकी बगल में ही बैठकर आईने में अपना मुंह देखता रहता था। पूजा पाठ के पश्चात बाबूजी राम नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। उसके बाद 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करते और राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी जाते और एक एक गोली मछलियों को खिलाते। इस दौरान भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता। घर लौटते समय पिताजी उसे पेड़ों की झुकी हुई डाल पर झुलाते। घर पहुंचकर कभी कभी पिताजी भोलानाथ से कुश्ती लड़ते। वे भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते और खेल ही खेल में अपने आप को हरा भी देते। भोलानाथ उनको पछाड़ देता और बहुत खुश होता। जब पिताजी पीठ के बल गिर जाते तो वह उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ता और पिताजी को मूछों को छुड़ाकर भोलेनाथ को पिताजी चूमने लगते। इस प्रकार मूछ या दाढ़ी के बाल जब भोलानाथ के चुभते तो वह फिर से उनकी मूछ नोचने लग जाता। इस पर वे झूठ मूठ रोने लगते तो भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगता। उसके बाद पिताजी उसे कटोरे में गोरस और भात मिलाकर खिलाते। गोरस मतलब दही से है। पिताजी के खिलाने पर भी माँ संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि हर एक माँ यही सोचती है कि मेरे बच्चे ने बहुत कम खाया है। वह भी थाली में दही भात लेकर आती और पक्षियों के नाम से कोर बना बनाकर उसको खिलाती। खिला पिलाकर माताजी भोलानाथ को खेलने के लिए कह देती। माँ भोलानाथ को पकड़कर सिर में तेल डालती, नाभि तथा मस्तक पर काला टीका लगाती, चोटी गूंथती, रंगीन कुर्ती टोपी पहनाती। साथ ही उसको गली में कन्हैया बनकर गली में खेलने के लिए भेज देती। गली में निकलते ही भोलानाथ को बच्चों का झुंड मिल जाता और वह उनके साथ चबूतरे का रंगमंच बनाकर तरह तरह के नाटक रचता। सरकंडे के खंभों पर कागज़ का शामियाना बनाता, मिठाई की दुकान सजाता, ढेले के लड्डू बनाता, पत्तों की पूरी कचौड़ी बनाता, मिट्टी की जलेबी, घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि। इस तरह से उनकी मिठाई की दुकान सज जाती और इसी तरह से सारे बच्चे मिलकर घर घर भी खेलते।
थोड़ी देर बाद घर बनाने के खेल खेलते, धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की डिब्बियों के दरवाजे, घड़े के मुंह की चूल्हा चक्की बनती थी और दिए की कढ़ाई। छोटे छोटे दिए तो आपने देखे होंगे ना, उन्हीं की वो बच्चे कढ़ाई बनाकर उसी में पानी का घी बना लेते। बालू की चीनी से दावत की तैयारी की जाती और जब बाबूजी दावत की पंक्ति में आकर बैठ जाते तो सारे बच्चे हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। कई बार वो बच्चे मिलकर बारात भी निकालते, कनस्तर का तंबूरा बनाते जो कि एक बाजा है, आम की गुठली को घिसकर शहनाई बनाते, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते, भोलानाथ बकरे पर बैठकर समधी बनते और बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। वहाँ काठ की पट्टियों से घिरे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता। कुलिया मतलब छोटे छोटा मिट्टी के बनाया हुआ बर्तन। बारात के लौटने के समय खटोली पर पर्दा डालकर वधू को बैठा लिया जाता। जैसे ही बाबूजी पर्दा उठाकर दुल्हन का मुंह देखते तभी सारे बच्चे भाग जाते। इसी तरह वो खेत का भी खेल खेला करते। बच्चे इकट्ठे होते और खेती खेलते, खेती का खेल खेलते। चबूतरे के किनारे घिरनी गाड़कर गली को कुआं बनाते, रस्सी में चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका देते और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते। चबूतरे के खेल में कंकड़ के बीज बोते, खेत जोता और बोया जाता। फसल तैयार होने में देर न लगती, हाथों हाथ फसल भी कट जाती और काटते समय लोकगीत भी गाए जाते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर सब खेत खलियान छोड़कर सारे बच्चे भाग जाते। इस तरह से उनका तमाशा रास्ते में जाने वाले राहगीर भी देखते रह जाते। ददरी के मेले में जाने वाले समूह को देखकर बच्चे कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सातों पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे पालकी जाती हुई देखकर चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कनिया हमार मैरी। इस तरह के लोकगीत बच्चों के भी रटे पड़े थे और वो भी ऐसे ही खेल खेल में इन लोकगीतों को गाया करते। ऐसा करते हुए बूढ़े वर्ण ने बच्चों को दूर तक खदेड़ भी दिया था। एक बार आम की फसल के समय आंधी आने पर बच्चे बाग में जाकर चुन चुन कर आम खाते। एक बार खूब जोर की आंधी आई और आकाश में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारे बच्चे पेड़ों के तनों से सट गए। वर्षा बंद होते ही बहुत से बिच्छू निकल आए और उन्हें देखकर बच्चे भाग खड़े हुए। इस बीच बैजू को मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उनमें सबसे शरारती बच्चा था। बैजू और सब बच्चे तिवारी को चिढ़ाने लगे, बड़े जोर से चीखने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तिवारी जी इस पर उनकी शिकायत लगाने के लिए पाठशाला में गुरुजी के पास जा पहुँचे। गुरुजी ने बच्चों से भोलानाथ और उसके अन्य साथियों को पकड़वाया और खूब खबर ली। बाबूजी गुरुजी से प्रार्थना करके भोलानाथ को घर ले गए। रास्ते में फिर लड़कों का समूह मिल गया तो भोलानाथ बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों के साथ खेत में दौड़ गया और वहाँ उनके साथ खेलने लगा और चिड़ियों को पकड़ने लगा। बच्चे गाने लगे वही अपने लोकगीत। इसके बाद सारे लड़के एक टीले पर चूहों के बिल में पानी भरने लगे। इस बिल में सांप निकल आया। सारे बच्चे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के कांटे चुभ गए। भोलानाथ भी लहूलुहान हो गया, पैरों में कांटे चुभ गए। वह भयभीत होकर माँ की गोद में जा छुपा। भोलानाथ की माँ उसे डरा हुआ देखकर सब काम छोड़कर भागी। वह अधीर होकर भय के कारण पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। उसने झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई और भय के मारे भोलानाथ की आंखें खुल नहीं रही थी। वह बार बार अपनी माँ को देख रहा था और रो रहा था।
और माँ उसको बड़े लाड से गले लगा रही थी। बाबूजी ने उसे अपनी गोद में लेने का प्रयास भी किया, पर वो माँ के आंचल को छोड़ता ही नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में बच्चा किस तरह से अंत में माँ के आंचल में छिप जाता है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा चित्रण है कि बच्चा चाहे किसी तरह से किसी के पास भी रहे, लेकिन वह अपने आप को सुरक्षित माँ के आंचल में ही पाता है। इस तरह से यह कहानी अब समाप्त होती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस पाठ को आप दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।